हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का 5th पार्ट है। अगर आपको पहले 4 पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक ऊपर आई कार्ड में पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर पहले आप उन्हें देखें एंड देन इस पर मूव ऑन करें। तो अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग कॉप्युलेशन या फिर कोइटस मतलब इंटरकोर्स के टाइम जो सीमेन होता है वो पीनस से रिलीज होता है और वजाइना में जाता है। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। सो जो सीमेन होता है वो जब पीनस से वजाइना तक जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है मेल गैमीट वो मोटाइल होता है ह्यूमन बींग्स में। तो वो रैपिडली स्विम करता जाता है और वो सर्विक्स को पास करके यूटेरस में एंटर हो जाता है। और यूटेरस में एंटर होने के बाद क्या होता है, वो एम्पुलरी रीजन में जाता है फेलोपियन ट्यूब के। तो आपको याद होगा, हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ऐसा होता है। ये इसका एंड पे ये क्या कहते हैं फनल शेप्ड होता है ओवरी के पास से। तो ये इसका इस्थमस है, ये एम्पुलरी रीजन है और ये इसका इन्फंडिबुलम है, ये फिम्ब्रे हैं इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो एम्पुलरी रीजन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवम आता है, स्पर्म यहाँ तक आता है, रीच करता है। ओवम भी यहाँ पे आता है ओवरी से और यहाँ पे स्पर्म प्लस ओवम मिक्स हो जाते हैं, मतलब इनका फ्यूजन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्योंकि आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है और इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन्होंने एक चीज़ बोली है ध्यान रखने की कि सिर्फ तब हो सकता है जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो अगर स्पर्म प्रेजेंट है और ओवम प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये तो बात वो है, गिवन है कि ये तो ऐसा होगा ही कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इन्होंने ये रीज़न दिया है कि जब कॉप्युलेशन करते हैं मतलब इंटरकोर्स करते हैं पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या बोला है इन्होंने, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म होता है वो हमारा कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के। ये जोना पेल्यूसिडा लेयर किसकी होती है, हमारे ओवम के चारों तरफ होती है। इन्होंने यहाँ पे दिखाया ये ओवम है, इसके चारों तरफ ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है। तो जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है, वो इस लेयर में कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है, मतलब इस लेयर में कुछ चेंजेस बना देता है जिसकी वजह से वो और एडिशनल स्पर्म की एंट्री रोक देते हैं। तो जो हमारा ओवम है उसमें हमेशा सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होती है। वो क्यों होती है अगर क्वेश्चन आए तो वो ये होती है, इस वजह से होती है क्योंकि जो फर्स्ट स्पर्म उसके कॉन्टैक्ट में आता है वो उस लेयर में कुछ ऐसे चेंजेस अकर करवा देता है जिसकी वजह से वो लेयर और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। कौन सी लेयर, जोना पेल्यूसिडा, जो कि हमारी ओवम के चारों तरफ होती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके हेड के अंदर एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके हेड पे यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोजोम भी कहते हैं। और एक्रोजोम के अंदर कुछ वो होते हैं एंजाइम्स जो कि उसे हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर करने में ओवम के अंदर, साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में। किसके थ्रू, जोना पेल्यूसिडा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवम के चारों तरफ, वो उनको क्रॉस करके ओवम में एंटर कर पाए। वो किसकी हेल्प से कर पाता है, एक्रोजोम की सिक्रीशन से कर पाता है। एक्रोजोम हमारे उस पर आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी सिक्रीशंस उसे हेल्प करती है इन्हें क्रॉस करने में। आगे क्या बोला है इन्होंने, जो उसकी फिर एंट्री हो जाती है, इसको इन्होंने बोला है कि इस एंट्री होने के बाद ये इंड्यूस करती है कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का। क्योंकि जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसने मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte फॉर्म किया था और फिर इस सेकेंडरी oocyte भी फॉर्म किया था और इसके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं है पर ये oocyte इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी oocyte फिर जब इसमें जैसे ही हमारा ओवम में स्पर्म एंटर होता है, ये सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है और क्या फॉर्म करता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है, स्मॉल पोलर बॉडी, और हेप्लॉइड ओवम हमारा ऊट्रिड फॉर्म करता है, ऐसे हम ऊट्रिड भी कहते हैं। तो ये मार्क कर लेते हैं, ये सेकेंड पोलर बॉडी और हेप्लॉइड ऊट्रिड फॉर्म करता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है
और ये भी फर्स्ट की तरह अनइक्वल होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्मॉल पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी और सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ था, जिसमें मास ऑफ द साइटोप्लाज्म जो था उसका मास ऑफ न्यूट्रिएंट सेकेंडरी oocyte ने रिटेन किया था। इसमें भी क्या होता है, मास ऑफ द सेकेंडरी oocyte इसके न्यूट्रिएंट का मास हेप्लॉइड ओवम रिटेन करता है। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse। अब स्पर्म तो उसमें एंटर कर गया है, अब जैसे ही इसका ये कंप्लीट होता है, क्या कहते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो इसका स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम फ्यूज कर जाते हैं आपस में और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल देयर बी इन द जाइगोट? जाइगोट हमारा डिप्लॉइड है तो इसमें ऑफ कोर्स 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारा जाइगोट यूनिवर्सल रूल है, हमेशा डिप्लॉइड होता है, गैमीट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। तो अगर हमारे 2n गैमीट्स मिले हैं तो ऑफ कोर्स 2n हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, वन हैज़ टू, एक बार इसे मार्क कर लेते हैं पहले, डिप्लॉइड जाइगोट। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज। तो मतलब जैसे ही हमारा फ्यूजन होता है गैमीट्स का, सेक्स ऑफ द बेबी मतलब उसका जेंडर जो होगा वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। कैसे होता है ये, कैसे होता है इसका डिसीजन? तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हमने पढ़ी है कि जो हमारा क्रोमोसोम पैटर्न होता है, फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है। ये आपको पता होगा, XX जो होते हैं, X क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और Y क्रोमोसोम उसके कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। जो हमारे इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जितने भी ओवम प्रोड्यूस होंगे, सिंस वो हमारे फीमेल के में उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा XX ही प्रोड्यूस होंगे। बट जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, सिंस उनके पास X भी प्रेजेंट है, Y भी प्रेजेंट है, तो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो अगर हमारा जैसे 4 स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उसके बाद, मियोसिस के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जो स्पर्म हमारा ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वो ओवम तो हमारा हमेशा X ही होगा। तो अगर स्पर्म Y है और वो फर्टिलाइज कर रहा है तो हमारा बेबी जो प्रोड्यूस है होगा वो मेल होगा, क्योंकि XY उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म जो आया है उसका X है उसके पास, ओवम तो हमेशा X ही होगा, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो फीमेल होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारे ह्यूमंस में होता है इसमें हमारे मेल हेट्रोगैमिटी है, तो इसका मतलब जो जेंडर बेबी का डिसाइड हो रहा है वो मेल्स करते हैं, फादर डिसाइड करता है जेंडर। डिसीजन मतलब वो उसके ऐसा तो नहीं होता कि हाथ में होता है कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं, वो तो चांस होता है, चांस फैक्टर होता है उसमें, 100% की कुछ भी हो सकता है। बट अगर वैसे देखा जाए कि किस साइड से आता है डिसीजन जेंडर का बेबी के, तो वो मेल की साइड से आता है, फीमेल के साइड से नहीं आता, क्योंकि फीमेल्स के पास सिर्फ XX होते हैं, मेल के पास XY होते हैं। ऑलराइट, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है डिटर्मिनेशन जेंडर का। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, क्या बताया इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा उसका बोला है कि जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है ये हमारा एम्प्यूलरी रीजन में फॉर्म हुआ था। किस तरह होती है फेलोपियन डक्ट, इसको दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये डायग्राम है इसके थ्रू बताती हूँ। ये इनफंडिबुलम है, ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है। तो यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है बी, ये है ना बी, तो ये बी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट फॉर्म हो गया, ये जाइगोट है, ये जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट फॉर्म हो गया तो अब क्या होगा, ये जाइगोट फॉर्म हो गया तो अब ये इस्थमस, ये वाला रीजन होता है, ये इसके थ्रू निकलता हुआ हमारे यूट्रस में जाएगा और यहाँ पे हमारे माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशन डिवीजन। तो हमारा जाइगोट, अगर जाइगोट हमारा डिप्लॉइड फॉर्म हुआ था, 2n फॉर्म हुआ था, तो अब आगे जितनी भी सेल्स होंगी वो 2n फॉर्म होंगी, डिप्लॉइड फॉर्म होंगी। तो अब हमारा यहाँ पे वो हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, और इस माइटोटिक डिवीजन को क्या कहते हैं, हम इसे क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। तो ये यहाँ से निकलता हुआ हमारे टुवर्ड्स द यूट्रस जा रहा है। कैसे होता है, माइटोसिस है तो माइटोसिस में ऑफ कोर्स 1 से 2 होंगे, फिर ये जो हमारा है ये 2 फॉर्म करेगा, तो ऐसे माइटोसिस होता जाएगा। तो ये 2 हुए, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 8 हो गए, फिर ये 16 हो गए। तो इसको डॉटर सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। तो ये जो हमारे 2, 4, 8, 16 सेल्स फॉर्म हो रही हैं, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। और जो हमारे ये M8 to 16 होता है, इसको हम कहते हैं मॉर्यूला। इन ब्लास्टोमर्स को मॉर्यूला हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉर्यूला का मीनिंग होता है लिटिल बेरी। लिटिल बेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ये 8 और 16 वाला होता है, ये रिजेंबल करता है एक बेरी के स्ट्रक्चर को।
तो ये इसको हम कहते हैं मॉर्यूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा होता है, मॉर्यूला कहते हैं। होता है वो आगे करता है और ट्रांस है ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट हमारा एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस की तरफ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, तो जो ब्लास्टोमर्स और एक आता है एक सेल का जो उसके अंदर एट्रोफोब्लास्ट, उसे हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है। मैं देखो आपको बताती हूँ, ये हमारा क्या है, सबसे पहले से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट हमारा अरेंज हो गया, आउटर लेयर हमारी ट्रोफोब्लास्ट की है, इसमें ऐसे ऐसे डिविजन्स होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज्ड होती हैं इसमें ट्रोफोब्लास्ट में। और फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी इनर मास सेल्स जो होती हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड होती है, तो वो कुछ इस तरह अटैच हो जाती है, ऐसे दिखती है कुछ स्ट्रक्चर उसका। ये न्यूक्लियस है इसके, ये इसके अंदर भी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा वो है बाहर का। तो ये इसे पूरे को हम क्या कहते हैं, इसे पूरे को तो हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, बट ये बाहर का जो है ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये अंदर का जो है ये इनर मास सेल्स हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है लेयर, बाहर की आउटर लेयर होती है, वो हमारी एंडोमीट्रियम से अटैच हो जाती है। एंडोमीट्रियम हमें आपको याद होगा, जो हमारा यूट्रस है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, आउटर मोस्ट पेरीमीट्रियम, मिडल मायोमीट्रियम, इनर एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम हमारी ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंड वाली लेयर, ग्लैंडुलर लेयर हमारी एंडोमीट्रियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो मतलब ये जो एंडोमीट्रियम है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंसेस होती हैं। बट सिंस हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो जो ये बाहर की आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, ये हमारी एंडोमीट्रियम से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनर मास सेल्स हैं वो हमारे रैपिडली डिफ्रेंशिएट करेंगे और फॉर्म करेंगे एम्ब्रियो। तो अगर पूछे कि एम्ब्रियो किससे फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो हमारा इनर मास सेल से फॉर्म होता है। ये इनर मास सेल्स हैं, ये डिवाइड करेंगी, आगे डिफ्रेंशिएट करेंगी और एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। अब आगे इन्होंने बोला है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला है इन्होंने कि जब हमारा ये यूट्रिन वो हो जाता है, अटैच हो जाता है ये ट्रोफोब्लास्ट हमारा, जैसे सपोज ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो गया, तो यूट्रस की जो सेल्स इससे अटैच हुई हैं ये क्या करती हैं, ये रैपिडली हमारी इसको कवर कर लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये इसके अंदर एम्बेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इस इम्प्लांटेशन की वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट हमारा यूट्रिन वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है। ये इन्होंने यहाँ पे भी दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया है। ये मॉर्यूला हो गया हमारे लिटिल बेरी, ये ब्लास्टोसिस्ट है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर ये इनर मास सेल्स हैं जो हमारी आगे डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करती हैं। ये यहाँ से आया और ये ट्रोफोब्लास्ट था और ये यहाँ एम्बेड हो गया, और फिर क्या होता है ये आगे इसको रैपिडली डिवाइड करके इसको पूरे को अंदर वो कर लेती हैं और वो फॉर्म करती हैं, फिर ये प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई है। तो अब आगे देखते हैं, आगे प्रेगनेंसी हो गई है तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी का पढ़ते हैं क्या है। अब इन्होंने बोला है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जब हमारी इम्प्लांटेशन हो गई, हमने भी ये पढ़ी, इम्प्लांटेशन हो गई, इसकी यूट्रस वॉल से इम्बेड हो गया, तो अब क्या होगा, जो ये ट्रोफोब्लास्ट था जो इसकी आउटर कवरिंग थी, इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये क्या होती है हमारी, आपने सुना होगा कि पिछले साल भी हमने पढ़ा था 11th में कि जो हमारे वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। तो उसी तरह की सिमिलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके ऊपर आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या होती है, ये हमारी सराउंड हो जाती है, किस चीज़ से सराउंड हो जाती है, ये सराउंड हो जाती है टिश्यू, यूट्रिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, मतलब जो मदर है उसके ब्लड से सराउंड हो जाती है। फिर क्या होता है, जो ये कोरियोनिक विलाई है और यूट्रिन टिश्यू है ये आपस में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। इस इंटरडिजिटेड का क्या मतलब होता है, तो अगर ये हमारी जैसे ये कोरियोनिक, एक मिनट, जैसे ये अगर कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई है तो ये हमारी ऐसे होगी, ये हमारी यूट्रिन की वो होगी, ये आपस में ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। तो ये इंटरडिजिटेड हो गए ना, ये आपस में बिल्कुल मिल गए, तो ये ऐसे हो जाते हैं। पर ये क्यों होते हैं इंटरडिजिटेड, इससे क्या होता है, इससे हमारा फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा फॉर्म हुआ हमारा।
क्या होता है ये प्लेसेंटा, ये आपस में इंटरडिजिटेड हो गए, जॉइंटली इन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर लिया, जो कि हमारे एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में होता है। एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में कैसे है, क्योंकि ये जो इंटरडिजिटेशन हुआ है ये हमारा उसके बीच में हुआ है। ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक विलाय जो कि हमारा एम्ब्रियो है, और क्या है उसके अंदर इनर मास सेल्स उसकी एम्ब्रियो ही बनेंगी ना, और जो यूट्रिन वॉल है वो हमारी मदर की है। तो ये हमारे इनके बीच में एक वो हो जाता है, क्या कहते हैं, यूनिट डेवलप हो जाता है किसके बीच में, फीटस मतलब एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो प्लेसेंटा है वो क्या क्या करता है हमारा, वो फैसिलिटेट करता है, इसके फंक्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। फैसिलिटेट करता है हमारा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो ये क्या करता है, जो हमारा अगर ये एम्ब्रियो है तो इसको क्या क्या चीज सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और क्या क्या चीज इसके पास से लेके जाता है। ये एम्ब्रियो है तो इसके पास से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है और एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल इसके पास से लेके जाता है। तो मतलब ये इसको एम्ब्रियो की पूरी वो करता है, इसको केटर करता है कि इसको जो जो चीजें चाहिए वो इसे देता है, जो इसको नहीं चाहिए, जो इसके पास वेस्ट है, इसको खराब कर रही है, उसे ले जाता है। प्लेसेंटा हमारा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड। ये आपने देखा होगा, जो बेबी होता है जब वो डिलीवर आउट होता है तो उसका जो बेली बटन होता है उससे एक कॉर्ड कट होती है उस टाइम पे, वो होती है अम्बेलिकल कॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, अम्बेलिकल कॉर्ड। ये किस काम का होता है ये अम्बेलिकल कॉर्ड, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो जैसे प्लेसेंटा हेल्प कर रहा है, जिस चीज में प्लेसेंटा हेल्प नहीं कर पाता है उसमें एम्बेलिकल कॉर्ड हेल्प करती है। वो किस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस उसके पास लेके आती है एम्ब्रियो के, और उसके पास से लेके जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यूज क्या होते हैं, हमने लास्ट 11 में पढ़ा था, डक्टलेस जो होते हैं, जिनमें डक्ट्स नहीं होते, वो हमारे एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। तो इसमें सिंस डक्ट्स नहीं है तो ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, इन्होंने कुछ लिस्ट किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताया है इन्होंने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन। और फिर लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारी ओवरी सिक्रीट करते एक हार्मोन जो कि होता है रिलैक्सिन। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women during pregnancy। मतलब जो ये हॉर्मोन्स हैं ये हमारे प्रेगनेंसी के अलावा और कभी प्रोड्यूस नहीं होते फीमेल्स में। और एक और चीज़ इन्होंने बोली है इन एडिशन, जो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में या उस टाइम में जिनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू भी, उनकी क्वांटिटी भी हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब की बॉडी, इन सब की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है मैटरनल ब्लड में सेवरल फोल्ड्स, मतलब काफ़ी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रोडक्शन जो होती है इन हॉर्मोन्स की वो एसेंशियल होती है फीटल ग्रोथ के लिए। मतलब जो हमारा फीटस होता है उसकी ग्रोथ के लिए ये सारे हॉर्मोन्स की इंक्रीज्ड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये फीटल ग्रोथ के लिए चाहिए होती है मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में जो हो रहे थे, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन हमने पढ़ा था कुछ लास्ट चैप्टर उनमें लेक्चर्स में, वो था प्रोजेस्टेरॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। और ये बाकी जो हार्मोन्स इन्होंने लिस्ट किए हैं ये इन सब और चीज़ों में इंपॉर्टेंट होते हैं, फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह इन सब में। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर मास सेल्स, ये जो है इनर मास सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये डिफ्रेंशिएट करती हैं इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और बीच की लेयर बाद में एक अपीयर होती है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, बाद में एक लेयर अपीयर हो जाती है मेसोडर्म, जो कि मिडल लेयर होती है। ये तीनों जो होती हैं ये हमारी गिव राइज करती हैं और ऑर्गन्स में, एडल्ट्स में। और इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं इनमें, इनर मास सेल्स में, इनमें पोटेंसी होती है कि ये
गिव राइज मतलब ये और जो हमारी बॉडी में जितने टिश्यूज़ हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, इन सबको प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपने सुना होगा स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है आजकल, कैंसर के लिए या और चीज़ों के लिए भी। तो वो यही स्टेम सेल्स हैं जो गिव राइज कर सकती हैं किसी भी टिश्यू को और किसी भी ऑर्गन को। और ये 3 लेयर भी आपको याद रखनी है। क्या 3 लेयर लिस्ट की थी उन्होंने? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेजर वो लिस्ट किए हैं कि फिर जो फीटस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं मेजर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो में किस किस मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो एवरेज 9 मंथ लास्ट करती है, एवरेज नहीं 9 मंथ ही लास्ट करती है, और यही इसका आइडियल टाइम होता है 9 मंथ, जिसमें फुल डेवलपमेंट हो जाती है। और इसमें क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है फर्स्ट मंथ में, यहाँ पे देखने के बजाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अलग से लिख के, ताकि आप इजीली उसे याद रख सकें। तो हमारा सबसे पहले इन्होंने बताया है 1 मंथ में क्या होता है। तो 1 मंथ में यहाँ पे बुक के मार्जिन्स में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मंथ में लिखते हैं फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में इन्होंने क्या बताया हमें क्या होता है? फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट फॉर्म होता है। सेकंड, फिर हम चलते हैं सेकंड मंथ में क्या होता है। सेकंड मंथ में क्या बताया है इन्होंने? सेकंड मंथ में बोला है कि लिम्स और फिंगर्स फॉर्म हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीनों के बाद क्या होता है, क्योंकि 9 मंथ्स की होती हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स को हम कहते हैं ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा 3rd मंथ पे, तो 3rd मंथ या फिर कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हो जाता है? सबसे पहले मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया है? 5th मंथ का बताया है कि 5th मंथ में क्या होता है। तो 5th मंथ में क्या होता है? हमें फर्स्ट मूवमेंट नजर आती है फीटस की। फिर क्या बताया इन्होंने? जो हमारा बेबी का हेड होता है, फीटस का हेड होता है, उस पर हेयर अपीयर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अब इन्होंने हमें क्या बताया है? सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ के एंड में क्या होता है। तो 6 मंथ में क्या होता है? जो बॉडी होती है वो फाइन हेयर में कवर हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है? जो आईलिड्स होती है बेबी की वो सेपरेट हो जाती हैं। और फिर क्या बताया इन्होंने? आईलैश फॉर्म हो जाती है। तो ये सारी इन्होंने हमें डेवलपमेंट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं इस वाले पैराग्राफ में, क्या क्या होती हैं बेबी की। तो आप इसको इजीली अपने बुक में लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, और इस तरह इजीली याद रख सकते हैं किस मंथ में क्या होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। अब ये सब तो हो गया। और फिर क्या बोला है इन्होंने कि 9 मंथ्स के एंड जब हो जाता है, प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स हो जाते हैं, तो फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो अब हम चलते हैं पार्चुरेशन पे और फिर पढ़ेंगे लैक्टेशन का थोड़ा सा क्या बताया इन्होंने। तो एवरेज ड्यूरेशन तो हमें पता है कितनी होती है प्रेगनेंसी की, 9 मंथ्स होती है। और फिर क्या होता है? इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन। तो ये पीरियड जो होता है इसको हमने टर्म दिया है जेस्टेशन। फिर क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूटेरस की एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजिंग एक्सपल्शन और डिलीवरी। तो जब हमारा वो हो जाते हैं 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद विगरस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं यूटेरस में, जिसकी वजह से जो फीटस है वो डिलीवर आउट हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोसेस है ये फीटस की डिलीवरी का, इसको हमने टर्म दिया है पार्चुरेशन। ये प्रोसेस जो होता है डिलीवरी ऑफ फीटस, मतलब इसे चाइल्ड बर्थ कहते हैं लेमैन्स टर्म में, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कैसे होता है? पार्चुरेशन हमारा इंड्यूस होता है जो हमारा ये इंड्यूस होता है, ये इंड्यूस किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। कैसा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म? हमारे जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो हमारे ओरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस और सेकेंड प्लासेंटा से। तो कहाँ से होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। कैसे? विच इंड्यूस माइल्ड यूटेरिन कंट्रैक्शंस। माइल्ड यूटेरिन कंट्रैक्शंस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया है इनके तरफ से, फीटस और प्लेसेंटा की तरफ से, इसकी वजह से हमारा मैटरनल पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये ट्रिगर कर देते हैं इसे ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। कहाँ से? मैटरनल पिट्यूटरी में। फिर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे यूट्रिन मसल्स पे काम करता है। और हमने पहले पढ़ा था, जब हम यूट्रस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था 3 लेयर होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। तो जो ये हमारी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस आती है चाइल्ड बर्थ के टाइम, ये मिडल लेयर से आती है मायोमीट्रियम से, क्योंकि मायोमीट्रियम हमारी स्मूथ मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स की, और ये मस्कुलर लेयर होती है। तो इसमें से हमारे चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। एनीवे, सो हमारा ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था मैटरनल पिट्यूटरी से, तो ये ऑक्सीटोसिन इस पे काम करता है, मायोमीट्रियम पे, यूट्रिन मसल्स पे, और कॉज करता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये फिर से वहाँ पे ट्रिगर करते हैं मैटरनल पिट्यूटरी को, जिससे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर ये ऑक्सीटोसिन फिर से काम करता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस पे, और फिर ये इस पे फिर मैटरनल पे पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये ऐसे चलता रहता है प्रोसेस जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि बेबी डिलीवर आउट हो जाए। तो दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमने पढ़ा था क्या होता है, सर्विक्स प्लस वजाइना इज द बर्थ कैनाल, और ये हो जाती है पार्चुरेशन। इसके बाद इन्फेंट डिलीवर आउट हो जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा किससे आ रहा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये फीटस से आ रहा था, प्लेसेंटा से आ रहा था। तो जैसे ही हमारा फीटस रिलीज वो होता है, डिलीवर आउट होता है, तो सून आफ्टर दैट इंस्टेंट जब हमारा इन्फेंट डिलीवर हुआ तो प्लेसेंटा भी उसके बाद एक्सपेल हो जाता है उसके थोड़ी देर बाद यूट्रस से। तो यहाँ इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो यहाँ पे हमने पूरे में किस हार्मोन की बात करी है, सिर्फ ऑक्सीटोसिन की बात करी है ना। तो ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन को वो इंजेक्ट करते हैं अगर उन्हें इंड्यूस करानी होती है डिलीवरी आर्टिफिशियली। फिर ये हमने पढ़ लिया पार्चुरेशन का प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं लैक्टेशन पे। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं फीमेल्स की, वो अंडरगो करती हैं डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम और स्टार्ट कर देती हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो मतलब जो हमारा पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है बेबी की, उससे पहले ही मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। फिर इसको क्या कहते हैं प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। किसको, इस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को प्रेगनेंसी के टाइम, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। ये हेल्प करती है मदर को फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। तो जैसे बेबी न्यूली बॉर्न है, ये इन्फेंट है, तो इसको फीड करने के लिए मदर को चाहिए कुछ, तो क्या होता है जो ये मिल्क उस टाइम रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये उसको फीड कर सकती है। ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है या फिर अर्ली डेज में प्रेगनेंसी के जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसमें हमारी बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी वो करती हैं प्रोवाइड, इसे डेवलप करने में हेल्प करती है। क्या, रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है डिजीजेज और चीज़ों से। तो ये जो वो हैं कोलेस्ट्रम, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उसे हेल्प करती हैं। कोलेस्ट्रम में ये हम वैसे एंटीबॉडीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है मैं आपको बता देती हूँ। IgA एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रम के अंदर। ये न्यूबॉर्न बेबी को जब ये मिल्क देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बेबी के लिए, क्योंकि ये इसको एंटीबॉडीज़ देता है और इसकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो यही बोल रहे हैं, ये ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।